नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। छत्तीसगढ़ के रण में बीजेपी ने अपने स्पेशल 21 उतार दी है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि सूची में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ नजर आई है। बीजेपी की इस हिट लिस्ट में 21 सीटों में 9 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है, वहीं 10 सीटों पर ST और 1 सीट पर SC को टिकट दिया गया है। इसके अलावा एक सामान्य सीट पर आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए तो बीजेपी ने 21 में से 8 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल की घेराबंदी के लिए पाटन सीट से भतीजे विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। इन सबके बीच बीजेपी की सूची में परिवारवाद भी नजर आया है। खैरागढ़ सीट से पूर्व सीएम रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह भी ताल ठोकेंगे। बीजेपी का मानना है कि सभी वर्गों का ठोस संतुलन बनाया गया है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए नए चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन जनता बीजेपी को पहले ही नकार चुकी है। तो आज बीजेपी की स्पेशल 21 सीरीज में चेहरे चेंज करने के माइंड गेम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अब वही तो देखना है, विक्रांत सिंह को टिकट मिल गया तो रमन सिंह या अभिषेक सिंह को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो परिवारवाद केवल दूसरों के लिए है कि अपने लिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नए और युवा चेहरे हैं, तो महिलाएं भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा चयन 21 प्रत्याशियों का किया है। इन सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जिस संकल्प के साथ हम आज चुनाव के मैदान में हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। उस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में ये 21 प्रत्याशियों की सूची निश्चित रूप से मददगार होगी। तो देखिए, बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सवाल यही कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। आज इसी पर बातचीत करेंगे और हमारी खास चर्चा में हमारे साथ में जुड़ गए हैं एतराम साहू, जो कि बीजेपी की ओर से, रुपेश दुबे कांग्रेस की ओर से और कौशल स्वर्णबीर वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी कौशल स्वर्णबीर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार की ओर। कौशल जी, देखा जाए तो इस लिस्ट से 3 बातें निकलकर सामने आती हैं। बघेल वर्सेस बघेल में सीएम भूपेश बघेल की घेराबंदी करना चाहती है बीजेपी। दूसरा ये कि ओबीसी का लगातार इसमें दबदबा देखने को मिल रहा है, और तीसरा कि नए चेहरों को भरपूर मौका मिला गया है। ऐसे में बीजेपी के इस माइंड गेम को किस प्रकार से समझा जाए? अनुपमा जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर निश्चित तौर पे कांग्रेस से मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। क्योंकि 2 दिन पहले जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होती थी, ये माना जा रहा था कि अगस्त के आखिर में टिकट की घोषणा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे के भीतर 21 प्रत्याशियों की घोषणा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि चुनाव को लगभग आचार संहिता लगने में कम से कम 1 से 1.5 महीने समय और 3 महीने का समय चुनाव को है। तो कहीं पे ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी शर्त में कांग्रेस को सांस लेने देना नहीं चाह रही, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, मात्र 14 विधायक हैं उसके, और शुरू से ये लग रहा था, जब लगातार सर्वे की बात आती थी सत्ता संगठन की ओर से, जो अमित शाह जी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से सर्वे की जो लगातार बात आती थी, उसमें ये बात हमेशा तय माना जा रहा था कि नए चेहरों के साथ अनुभवी चेहरों को महत्व दिया जाएगा। और आप ये जो कल जो सूची जारी हुई, उसमें आप निश्चित तौर पर देखेंगे जो 21 जो प्रत्याशी हैं उसमें से 16 ऐसे हैं जो नए चेहरे और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं ये उसी फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ती हुई एक प्रक्रिया है। लेकिन हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी मुद्दे बहुत सारे हैं। सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा से ही आप चुनाव नहीं जीत सकते। जिस तरह से कांग्रेस की भी तैयारी है, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं संकल्प शिविर के माध्यम से, दूसरे शिविरों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मजबूती के साथ
पांव पसार रही है कि जिस तरह से वो पिछड़ी है विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में, वो किसी भी सूरत में विधानसभा 2023 के चुनाव को खाली नहीं छोड़ना चाह रही है। और यही वजह है कि जो पहले प्रत्याशियां हैं, सोशल इंजीनियरिंग का आप देखेंगे पूरा ख्याल रखा जाए, किसी भी हर जाति के समीकरण को ख्याल रखा जाए। ओबीसी साहू समाज काफी बड़ा वर्ग है, उसके प्रत्याशियों को उतारे गए हैं। महिलाएं 21 प्रत्याशियों में 5 महिलाओं को जगह दी गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी आक्रामकता के साथ जो 15 साल सरकार में रही है और जो 5 साल का जो गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए 23 में पूरी रणनीति और जी, तो सत्ता वापसी के लिए बीजेपी अब एक बड़ी और अच्छी रणनीति के साथ में चुनावी मैदान में उतरी है। ठीक है, मैं एतराम साहू जो कि बीजेपी की ओर से उनका रुख करूंगी। एतराम जी, लगातार आपकी ओर से 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस का कहना है कि जो जनता है छत्तीसगढ़ की, वो विकास को लेकर ही वोट देगी और कांग्रेस ने भरपूर विकास किया है। इसलिए ये 21 लिस्ट से जो आपने लिस्ट जारी की है, उसमें 21 प्रत्याशियों की लिस्ट से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही जनता को कोई फर्क पड़ेगा। अनुपमा जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्णय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशी मैदान पे उतार दिया है। जी, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ गई है कि कांग्रेस पिछले 2018 के चुनाव में 36 झूठे वादे लेकर आई थी और जनता से उस झूठे वादों के बदौलत सत्ता तो पा गई थी और सत्ता पाने के बाद उन वादों को मुकर रही है। उन वादों को पूरा कराने के लिए हमने लगातार प्रयास किया, पर कांग्रेस में जू नहीं रहेगा। उन्होंने लगातार झूठे बात कहे, यहाँ तक कि इनके जो अभी हाल में बना है उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे 12 वादे पूरे हुए हैं और हमारे अन्य वादे पूरे नहीं हुए, उनमें भी ये मुकर गए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि इनके वादे पूरे नहीं हुए हैं, इन वादों को हमको कैसे पूरा करना है, कैसे जनता के बीच जाके हमको इनसे निवेदन करना है कि वादे पूरा नहीं किए हैं। और हमारी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है और 4.5 साल कांग्रेस ने सिर्फ राज किया है। भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए नींव पे इन्होंने राज किया है और इन जनता के वादों को भूल गई। इन्हीं वादों को हमको याद दिलाना है, जनता के बीच जाना है और जनता से हमको निवेदन करना है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 15 साल में जितना विकास किया है, उन विकास की धारा में फिर से हमको लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तभी भारतीय जनता पार्टी के कारण छत्तीसगढ़ में विकास संभव है। जिस हिसाब से भी कांग्रेस चल रही है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जनता तक जाने के लिए अभी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अरे हमारे 21 कर्मवीर है, घर घर जाकर जनता के गांव जाकर जनता के दरबार में जाकर निवेदन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हम दोनों के कार्यकाल का कंपेयर कीजिए और निर्णय आपके हाथों में है। ठीक है, रुपेश जी हमारे साथ में मौजूद है, उनका रुख करूंगी मैं। रुपेश जी, लगातार सुनने में आ रहा था कि बीजेपी की कोई तैयारी नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता, बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अचानक से दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है मुख्यमंत्री के साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही, रमन सिंह की बात कर ली जाए, बीजेपी के तो तमाम दिग्गज नेता है उनके साथ में, और इस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी इस बैठक में अध्यक्षता करते नजर आते हैं और उसके बाद में सामने आती है 21 नामों की लिस्ट। ऐसे में बीजेपी कितनी तैयार है वो तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी? अनुपमा जी नमस्कार जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा न तो तैयार है और न ही भाजपा के शीर्ष नेता के लोग भाजपा, इस जो छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता है उन पे भरोसा कर रहे हैं। ये जो 21 लोगों की सूची जारी हुई है, वो सूची भ्रम, अविश्वास और अज्ञानता की सूची है। अविश्वास, जो 13 अभी वर्तमान विधायक हैं उनके नामों का इन सूची में समावेश नहीं किया जाना, इन 13 लोगों पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भरोसा नहीं कर रही है। भ्रम, नारायण चंदेल जी मीटिंग में शामिल होते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सितंबर में सूची आएगी, वो स्वयं, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ के विधानसभा के स्थानों पर कितनी गंभीर है, इस बात से ही उनकी सूची देखने से चलती है पता। देखिए, अभनपुर को ये अभानपुर करते हैं, धर्मजयगढ़ को धर्माजयगढ़ करते हैं, लुंड्रा को लुंद्र लिखते हैं और डोंडी लोहारा को डोंडी लिखते हैं। इससे ये स्पष्ट रूप से साबित है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ के प्रति कहीं भी गंभीर नहीं है।
संजीव शाह जी को प्रत्याशी बनाया गया है, उनका नाम संजीव शाह है, लेकिन सूची में संजीव शाह लिखा गया है। पूरी तरह से भाजपा अपनी गुटबाजी को चरम पर, अज्ञानता को प्रमाणित करते हुए इन 21 लोगों को प्राथमिक चरण पे लोकतंत्र की वेदी पे बलि का बकरा बनाने का काम भाजपा ने किया है। भाजपा यहाँ ना तो मुद्दे पे है, ना ही जनहित के कार्य पे है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि भाजपा भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो जनहितैषी कार्य किए हैं उसके सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है। और तो और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, पिछले समय से ओपी चौधरी जी प्रत्याशी हुआ करते थे, उन्होंने पराजय का सुख झेला है। उसके बाद उनको खरसिया से प्रत्याशी न बना करके संगठन के महामंत्री को भी एक सिरे से किनारे कर दिया गया। निश्चित रूप से सत्ता, संगठन और भाजपा के नेताओं में अविश्वास, भय, डर का यह सूची है। इससे कांग्रेस कहीं चिंतित नहीं है। कांग्रेस अपने जनता के लिए किए गए कार्यों के कारण भरोसे के सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ में काबिज है और जनता की सेवा करने के लिए। जी ठीक है, मैं इतराम जी का रुख करूंगी। इतराम जी, लगातार बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता है कि परिवारवाद का खात्मा किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर जब आपकी पार्टी की बात की जाती है तो उसी में परिवारवाद नजर आता है। जैसे कि अगर बात कर ली जाए तो विक्रांत सिंह को भी आपने प्रत्याशी बनाया है खैरागढ़ की सीट से, जो कि पूर्व सीएम रमन सिंह के भांजे हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आपको परिवारवाद नहीं दिखता है? जी, विक्रांत सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अच्छे कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे कार्यकर्ता को देख के वहां पे टिकट दी है। जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, जो जीत सकते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को वहां पे टिकट दिया गया है सभी जगह। और अभी हमारे दुबे जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को झोंक दिया गया है, तो ये दहशत कांग्रेस में आ गया है। हमने पाटन से आदरणीय विजय बघेल जी को प्रत्याशी खड़ा किया है, वैसे ही सारे हमारे दिग्गज नेता खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता दिग्गज है। हर कार्यकर्ता कांग्रेस के हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए तैयार है और इसीलिए कांग्रेस दहशत में आ गई। और भारतीय जनता पार्टी 3 महीना पहले देखो तो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दमखम दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2003 से 2018 तक जो विकास किया है, उन विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता में जाएंगे। जनता को कंपेयर करने का मिल गया मौका, 5.5 साल में इनके कार्यकाल से लेके। लेकिन सर, यहाँ पे अगर देखा जाए इतराम जी, तो यहाँ पर परिवारवाद नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसमें एक अलग छवि बनेगी बीजेपी की। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनता को लेकर जनता में कोई अलग छवि नहीं बनेगी। जनता ने भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी ने उन 21 हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा किया है। सर, अगर भरोसा करती तो 2018 में आपकी सरकार होती, ना कि कांग्रेस की। 2018 तक हमारी सरकार थी, 2019 में कांग्रेस की सरकार आई। 2018 तक हमने जो विकास किया है उसी के बल पे हमने में जाएंगे, उसी बात को लेकर। ठीक है, मैं रुपेश जी का रुख करती हूँ। रुपेश जी, बघेल वर्सेस बघेल की लड़ाई में क्या सीएम भूपेश बघेल पाटन से पलायन कर जाएंगे? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी का व्यक्तित्व तो छत्तीसगढ़ में भरोसे के रूप में, काका के रूप में स्थापित हो गया है और काका जहां जहां भी अपने डंका बजाए हैं तो वहां भी काका अपने डंका बजाएंगे। और अंततः विजय बघेल जी भले चुनाव में दमखम से प्रचार करेंगे, आभा मंडल दिखाएंगे, लेकिन अंततः जीत भूपेश बघेल जी की होगी, कांग्रेस की होगी और भूपेश बघेल जी की जनहितैषी नीतियों की जीत होगी। और तो और सबसे महत्वपूर्ण, जब कल घोषणा हुई, कल समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से विजय बघेल जी की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उनके चेहरे में चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी और भले ही वे अपने मन की दशा को छिपाने का प्रयास करें, लेकिन आज भूपेश बघेल जी जनहितैषी जननायक के रूप में स्थापित हैं और जनता उनके विकास। लेकिन रुपेश जी, अगर हम बात करें विजय बघेल की, तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि सीएम भूपेश बघेल को इस बार करारी शिकस्त दी जाएगी उनके द्वारा, तो उनका कॉन्फिडेंस तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस थोता चना बाजे घना, एक कहावत है जी।
तो निश्चित रूप से चूंकि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बना दिया है प्रत्याशी, तो उन्हें तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन वो इस शर्त पे चुनाव लड़ने को तत्पर होंगे कि उनके हार पराजय के बाद भी उनकी लोकसभा की सीट बरकरार रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2008 के विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल को विजय बघेल ने करारी शिकस्त दी थी, वो हारे थे वहां पर। राजनीतिक परिस्थितियां हार जीत लगी रहती है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस और भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके नेतृत्व में संगठनात्मक ढांचा जो मजबूती थी, उसके कारण हमने 65+ को पार किया, 68 सीटें चुनाव में जीते थे। और उसके बाद अभी वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार की वातावरण बनी हुई है जी, उसमें हम निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की रीति नीति के कारण हम 75 पार जरूर करेंगे। ठीक है। एतराम जी, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर पाटन में जिस प्रकार से विजय बघेल को खड़ा किया गया है और वो भतीजे बताए जाते हैं सीएम भूपेश बघेल के, ऐसे में जो कांग्रेस है उसका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर विजय बघेल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अनुपमा जी, भूपेश बघेल जी के साथ विजय बघेल जी और चुनाव लड़ चुके हैं और उसको मात दे चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के चेहरे में चिकन आ गई है, कांग्रेस डर गया है। हमारे विजय बघेल जी हमारे, लेकिन एतराम जी 2013 में भी सीएम भूपेश बघेल ने विजय बघेल को करारी शिकस्त दी थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल ने विजय बघेल को करारी शिकस्त दी थी, इस पर आप क्या कहेंगे? हार जीत होते रहता है और अब इस बार उनके जो घोषणा पत्र के झूठे वादे, कांग्रेस का इस बार पूरा पोल खुल गया है, उन्होंने झूठे वादे करके आई है, उसमें हमारे सारे विधानसभा में हमें अच्छी बढ़त मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे, जैसे कि आपने जो बीजेपी की 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है राजनीति में कि विरोध और विद्रोह में हमेशा राजनीति के दो पहलू होते हैं और दो शब्द भी। अब ऐसे में इससे परे कई सारे ऐसे प्रत्याशी है, ऐसे दावेदार है जो इन 21 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। अब उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से नाराज बीजेपी से नजर आएंगे, तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, सबको विधानसभा में अपनी दावेदारी करने का अधिकार है और सब अपना अपना दावेदारी कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता विधानसभा के प्रत्याशी बनने के योग्य हैं। प्रत्याशी एक दल बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, और सबको संतोष हो गया और सब एक साथ मिलकर कांग्रेस से मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। ठीक है। मैं सीधे रुख कर लेती हूँ रुपेश जी का। रुपेश जी, लगातार अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, जैसे 21 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, अब ऐसे में कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि करारी शिकस्त अब कांग्रेस को मिलने वाली है। ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात कर ली जाए तो उसकी क्या कुछ रणनीति है और 2023 के चुनाव में कांग्रेस अपनी लिस्ट कब तक जारी करेगी? अनुपमा जी, देखिए, कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचा के अनुसार कार्य करती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी रीति नीति है। जैसा हमने 17 तारीख से 22 तारीख तक के प्राथमिक चरण पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से आवेदन पत्र लिए जाएंगे और उस आवेदन पत्रों को जमा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास जाएगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्क्रीनिंग कमेटी के बाद शीर्ष नेतृत्व उस पर जितने आवेदन आएंगे उन पे गंभीरता से चिंतन मनन करेगी। ये हम मतलब सितंबर तक शायद कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। ठीक है, मैं कौशल जी का रुख करती हूँ। कौशल जी, जैसा कि आपने सभी प्रवक्ताओं की बातें सुनी, बीजेपी कांग्रेस की बातें सुनी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही अगर देखा जाए किस जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट भी जारी हुई थी, वो भी आपने देखी है, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में भी आपको स्पष्ट पता है, लेकिन अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? जिस हिसाब से 2018 में बीजेपी को टक्कर दी थी, क्या वैसी ही टक्कर इस बार भी देखने को मिलेगी? देखिए अनुपमा जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिन 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, लगभग सभी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, किसी न किसी पदों पर बने हुए हैं अभी भी। इसमें अधिकांश नए चेहरे हैं। जब नए चेहरे आप किसी राजनीतिक दल के रूप में चुनावी मैदान में उतारते हैं तो निश्चित तौर पे जो मुकाबला है वो कड़ा हो जाता है, क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी होते हैं, जिनको आप पहले देख चुके होते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में एक परसेप्शन बन जाता है कि इसको जिताना या हराना है। लेकिन जब नए प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं
तो मतदाता बहुत जल्दी उस पर ये रिजल्ट नहीं निकाल पाते कि इसका करना क्या है जी। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि जिन सीटों पर ये प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों को लगभग हारी हुई है। तो ऐसे में जो नए प्रत्याशी जिनको घोषित किया गया उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि 3 महीने के भीतर वो अपने विधानसभा में प्रचार करके अपने चेहरे को इस्टेब्लिश कर सके कि मैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हूँ। तो कहीं न कहीं मुकाबला निश्चित तौर पे कड़ा होने वाला है। जो परसेप्शन बना है कि एक तरफा इस बार चुनाव होगा, निश्चित तौर पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान उतरने वाले। जहां तक आप पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, जोगी कांग्रेस की बात करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलावा सर्व आदिवासी समाज भी चुनावी मैदान उतरने वाला है। तो इस बार का जो चुनाव है काफी हल्का नहीं होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि जितने भी प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, पार्टी जितनी जल्दी प्रत्याशी घोषित करेगी, मुझे ऐसा लगता है उसका नफा नुकसान पार्टियों को देखने को मिलेगा, और जो विरोध के जो स्वर है, जैसा आपने कहा, उसको कम करने का अवसर पार्टियों के पास निश्चित तौर पर रहेगा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी है, और अब ऐसे में 21 नामों की अगर बात कर ली जाए तो हर वर्ग को साधने का प्रयास किया, चाहे महिला की बात करें, SC, ST, OBC, सभी वर्ग को साधने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। लेकिन अब सभी की जो नजरें हैं वो कांग्रेस पर टिकी हुई है। यही सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी कब तक उनके चेहरे साफ करेगी, और फिर उसके बाद में जब देखने वाली बात होगी कि 2023 के जब चुनाव होंगे तो उसमें किसे करारी शिकस्त मिलती है और किसे जीत मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।